जय हिंद दोस्तों। मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो राजभाषा की समितियों से संबंधित है और ये रिवीजन डोज की तौर पर है और हो सकता है कि आपके आगामी आरपीएफ, एसआईपीएफ, एलडीसी एग्जाम के लिए या कोई भी आरपीएफ रूल 72 एग्जाम हो, वहां पर इससे संबंधित सवाल आ सकते हैं। तो चलिए इस रिवीजन डोज के सीरीज को शुरू करते हैं और इस वीडियो में देखते हैं कि कौन कौन सी राजभाषा की समितियां हैं और उसमें कितने सदस्य होते हैं, क्या कुछ उनके काम होते हैं और क्यों इन समितियों का गठन किया जाता है। इन सारे पहलुओं पर हम इसकी वीडियो में चर्चा करेंगे। कुछ अनजाने तथ्य भी आपको दिखेंगे इस वीडियो में। कुछ ऐसे तथ्यों का विवरण भी लिया गया है जो आज से पहले हमने अपनी वीडियोस में नहीं दिया है। हो सकता है कि अनयूजुअल सवाल वहां से अगर पूछे तो आप उन सवालों को टैकल कर पाए। बाकी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आशा करेंगे कि इस वीडियो में आपके नॉलेज में जरूर कुछ ना कुछ एनहेंसमेंट हो पाएगा। उससे पहले अगर आपने अभी तक अपनी प्रैक्टिस को नहीं आंका है तो आरपीएफ एलडीसी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और मॉक टेस्ट में जुड़ें और वहां पर चेक करें अपनी एबिलिटी को कि आप इस एग्जाम के लिए कितने प्रिपेयर हैं और अपनी कमियों को आकलन करते हुए इन लास्ट मोमेंट में अपने रिवीजन को उतना पुख्ता करें ताकि आप फाइनल एग्जाम जो होगा वहां पर आपकी गलतियां कम हो पाए। तो चलते हैं अब समितियों के इस सिलसिला पर। राजभाषा की समितियां। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर समितियों का गठन क्यों किया जाता है राजभाषा में। तो ऑफिशियल लैंग्वेज के संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए जो ऑफिशियल लैंग्वेज की कमेटियां हैं वो ऑफिशियल लैंग्वेज को लागू करवाने के लिए जो है ध्यान देती हैं। साथ ही साथ हिंदी भाषा के उत्तरोत्तर प्रयोग पर, मतलब रेगुलर उसका प्रयोग हो रहा है कि नहीं, उसके सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति को ध्यान में रखता है और राजभाषा के प्रगामी प्रयोगों का जायजा लेने के लिए, मतलब जो भी इम्प्लीमेंटेशन के लिए ऑर्डर दिए गए हैं उन ऑर्डर पे कितना अमल किया जा रहा है, इन चीजों को आकलन करने के लिए इन समितियों का गठन किया जाता है। अब इन समिति का गठन जो है वो भारत सरकार की राजभाषा नीति, जो ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसीज है, तथा संसद द्वारा पारित राजभाषा अधिनियम, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 एवं ऑफिशियल ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए भी किया जाता है। तो ये तो हुआ समिति आखिर बनती क्यों है। अब जानते हैं समितियां कितनी है और उनके क्या काम है। तो सबसे पहली जो समिति है वो पहली समिति है केंद्रीय हिंदी समिति, सेंट्रल हिंदी कमेटी। और ये कमेटी क्या है? ये राजभाषा की सर्वोच्च समिति है जो राजभाषा के विषय में नीति तय करती है। मतलब अगर आपसे यह भी सवाल पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट कमिटी ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज, द आंसर इज सेंट्रल हिंदी कमेटी। अब इस समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? इस समिति के चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर। साथ ही साथ इनमें सदस्य कौन कौन होते हैं? मेंबर होते हैं होम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर्स ऑफ 6 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, मतलब 6 केंद्रीय मंत्री, 6 राज्य के मंत्री, राज्य 6 स्टेट मिनिस्टर, राज्यों के मंत्री, तथा संसदीय राजभाषा की समिति के उपाध्यक्ष, साथ ही साथ कन्वीनर, संयोजक और हिंदी के स्कॉलर जो जो हैं, सोशल वर्कर एंड जर्नलिस्ट, इन लोगों को सदस्य के तौर पर इसमें रखा जाता है। लेकिन अब मेन जो सवाल पूछा जाता है, हु इज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल हिंदी कमेटी, तो प्राइम मिनिस्टर इसके आंसर होंगे। आपको यह सवाल स्टेटमेंट बेस में दिख सकता है और स्टेटमेंट में यह गलत दिया रहेगा सेंट्रल हिंदी कमेटी, द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल हिंदी कमेटी इज होम मिनिस्टर, और वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो इन चीजों को ध्यान देते हुए आप सवाल को हल करिएगा। आगे देखते हैं कि केंद्रीय हिंदी समिति के गठन करने का उद्देश्य क्या है। तो जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव सिंपल है कि हिंदी राजभाषा की प्रगति तथा प्रयोग पर निगरानी रखना, कि कैसे मॉनिटर करेंगे प्रोग्रेस एंड यूज ऑफ हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज, और साथ ही साथ सरकारी कामकाज में हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोगार्थ तथा उपरोक्त उद्देश्यों हेतु विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों विभागों में समन्वयात गठित शीर्षक समिति, मतलब जो एपेक्स कमेटी फॉर्म की जा रही है प्रोग्रेसिव यूज ऑफ हिंदी इन गवर्नमेंट वर्क, उनके साथ क्या करना है? कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस सेंट्रल मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट फॉर द अबव ऑब्जेक्टिव्स, ऑफिशियल लैंग्वेज को सभी जगहों पर लागू कराने के लिए, उसके लिए क्या करती है? कोऑर्डिनेशन का काम भी यह करती है। तो ये सबसे एपेक्स कमेटी थी, सेंट्रल हिंदी कमेटी। दूसरी समिति है, उसका नाम है संसदीय राजभाषा समिति, पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी। इस समिति का गठन क्या
किया गया है राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 के अधीन, और 1976 में जो नियम बने हैं उनके संबंध को लेकर दे। इस समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? गृह मंत्री होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी के अध्यक्ष कौन होते हैं? वो होते हैं होम मिनिस्टर। इस समिति में कितने सदस्य हैं? तो टोटल 30 सदस्य होते हैं, जिसमें 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। अक्सर ये सवाल पूछा गया है, आगे भी स्टेटमेंट बेस पे आपको जिगजैग उल्टा करके देगा, और ये ध्यान दीजिएगा कि अगर आप वहां पढ़ने में गलतियां करेंगे, आप एक ब्लंडर मिस्टेक करेंगे। और अभी अभी दिमाग में आया, और ये सवाल आपको पूछा जा सकता है, ऑफिशियल लैंग्वेज में 2 स्टेटमेंट दे देगा कि इन पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमिटी 20 मेंबर्स ऑफ लोकसभा राज्यसभा एंड 10 मेंबर्स ऑफ लोकसभा, उल्टा कर देगा, और स्टेटमेंट में पूछेगा कौन सा सही है, तो दोनों गलत हो जाएंगे। आगे देखते हैं, यह समिति सिफारिशों सहित अपनी रिपोर्ट किसको देती है? राष्ट्रपति को देती है। तो आपसे सवाल पूछ लेगा, पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी अपनी समिति जो सिफारिश है उसकी रिपोर्ट जो है किसको देती है? तो राष्ट्रपति को देती है। राष्ट्रपति फिर उसको संसद के दोनों सदन तथा राज्यों को भेजती है। इसके बाद फिर उन चीजों पर बहस चलता है, और जो भी ओपिनियन निकल करके आता है उस पर जो है क्या करते हैं, राष्ट्रपति एक डायरेक्टिव निर्देश जारी करते हैं। तो अगला हम देखेंगे राजभाषा से संबंधित अभी तक क्या निर्देश आए हैं, नेक्स्ट वीडियो में रिवीजन में देखेंगे, हो सकता है कि वहां से भी सवाल आपके लिए पूछे जाएं। तो ये ऐसे पार्ट है जिसको कि हमें एग्जाम में थोड़ा भी मिस आउट नहीं करना है। 8 तो 8, 10 तो 10, अगर 8 सवाल SIPF में पूछे जा रहे हैं तो 8 में 8 सही होने चाहिए, और ASI में अगर 10 पूछता है तो 10 में से 10 सही होने चाहिए। तीसरी जो समिति है वो है हिंदी सलाहकार समिति, हिंदी एडवाइजरी कमेटी। और इसका गठन क्या होता है? प्रत्येक मंत्रालय में ये समितियां गठित की जाती है। दीज कमिटी आर फॉर्म इन एवरी मिनिस्ट्री, जो भी मिनिस्ट्री है, जैसे रेल मंत्रालय हुआ आपको, फिर हो गया गृह मंत्रालय हो गया, फिर आपको मान लीजिए श्रम मंत्रालय हो गया, जो भी मिनिस्ट्री है वहां पर इसकी हिंदी एडवाइजरी कमेटी गठित होती है। अध्यक्ष कौन होंगे? तो उस मंत्रालय का जो हेड होता है या उस डिपार्टमेंट का जो हेड होता है, चेयरमैन होते हैं, वो उसका ये होगा। जैसे मान लीजिए अगर रेलवे हिंदी एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो रेल मंत्री श्री अश्वनी वैष्णव जी हो जाएंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट हमने रखा है यहाँ पे। इसमें 15 गैर सरकारी सदस्य तथा मंत्रालय विभाग के अधिकारी, सचिव राजभाषा विभाग, संयुक्त सचिव राजभाषा विभाग, विभिन्न मंत्रालयों विभागों में गठित हिंदी सलाहकार समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए अस्थायी रूप से आमंत्रित अधिकारी इसके सदस्य होते हैं। मतलब 15 नॉन ऑफिशियल है, साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी है, साथ ही साथ ऑफिशियल लैंग्वेज डिपार्टमेंट में ज्वाइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, ये सारे लोग जो हैं इस कमेटी के क्या होते हैं? आमंत्रित अधिकारी और सदस्य होते हैं। अब कहता है इसकी बैठक वर्ष में कम से कम 2 बैठक एवं यथासंभव अधिक बैठकों के आयोजनों का लक्ष्य है। मिनिमम कितना होता है हिंदी एडवाइजरी कमेटी का? वर्ष में 2 बार, और उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो ये थी तीसरी समिति। चलते हैं आगे। चौथी है केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति, सेंट्रल ऑफिशियल लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन कमिटी। 25 बार ये सवाल फुल फॉर्म में पूछा गया है, ये फुल फॉर्म में पूछ लेता है, सेंट्रल ऑफिशियल लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन कमेटी को फुल फॉर्म में पूछ लेता है। तो इसमें कौन होते हैं? इस समिति के अध्यक्ष सचिव राजभाषा विभाग होते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको डिजास्टर मैनेजमेंट में भी सचिव वाला सवाल पूछा था, इस बार भी पूछ करके कंफ्यूजन कर सकता है, तो सवालों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। द चेयरमैन ऑफ दिस कमिटी इज द सेक्रेटरी ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज डिपार्टमेंट। इसके सदस्य विभिन्न मंत्रालयों विभागों में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन देख रहे संयुक्त सचिव स्तर या उच्च स्तर के अधिकारी होते हैं। मतलब इसमें कौन कौन मेंबर होंगे? ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के और हायर लेवल ऑफिसर्स जितने भी हैं जो इम्प्लीमेंटेशन का काम देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट में ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी का, वो इसके मेंबर होंगे। मेंबर तो नहीं पूछेगा, बट इसके अध्यक्ष पूछ सकता है। सेंट्रल ऑफिशियल लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन कमेटी के अध्यक्ष कौन होंगे? तो सचिव राजभाषा विभाग, इंग्लिश में हो गया सेक्रेटरी ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज डिपार्टमेंट। पांचवी समिति आपको विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति, डिपार्टमेंटल ऑफिशियल लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन कमेटी। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? द चेयरमैन ऑफ दिस कमिटी इज द ज्वाइंट सेक्रेटरी और अ हायर लेवल ऑफिसर लुकिंग आफ्टर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज इन द कंसर्न डिपार्टमेंट।
मतलब इस समिति का अध्यक्ष कौन होगा? संबंधित विभाग में राजभाषा का काम करने वाले या तो संयुक्त सचिव, कोई ज्वाइंट सेक्रेटरी हो, या फिर हायर लेवल का जो अधिकारी जो इस काम को इम्प्लीमेंटेशन को देख रहा हो उस विभाग का। सदस्य कौन कौन होंगे? तो उनके नीचे काम करने वाले जो भी संबद्ध अधिकारी है वो राजभाषा विभाग के वहां पर सदस्य होंगे डिपार्टमेंटल ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमिटी में। तो ये थी 5वीं समिति। ये समिति क्या करती है? इसका उद्देश्य है हर 3 महीने में जो भी डिपार्टमेंट में काम हुए हैं उन रिपोर्टों की समीक्षा करना तथा वार्षिक कार्यक्रम के लिए जो लक्ष्य इनको दिया जाता है सेंट्रल हिंदी कमेटी से, तो उनके लक्ष्यों को क्या करना है? प्राप्त करने के लिए कुछ उपाय सुझाना। और जो राजभाषा से संबंधित अंतिम समिति, मतलब राजभाषा से संबंधित 6 समितियों का जिक्र किया गया है। छठी समितियां है नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, सिटी ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमिटी। तो नगर है, तो नगर में क्या हो गया? स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों में नियुक्त अधिकारियों में से वरिष्ठतम अधिकारी। तो जो सिटी है उस सिटी में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सबसे हेड जो ऑफिसर होगा वही वहां पर क्या होता है? उसका अध्यक्ष होता है। साथ ही साथ इसके सदस्य जो होते हैं नगर में स्थित केंद्र सरकार के सदस्य कार्यालयों के प्रमुख होते हैं। मतलब जो मेन हो गया, उसके बाद जो नीचे सारे लोग हैं वो सदस्य जो भी है उसमें वो उस नगर में जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का केंद्र सरकार के सदस्य जो है वो कार्यालयों के प्रमुख होंगे। उस नगर में जितने भी कार्यालय हैं उसमें यही प्रमुख बनते हैं। साथ ही साथ ये ध्यान दीजिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पे ऐड ऑन कर रहा हूँ जो अभी तक वीडियो में मैंने जिक्र नहीं किया है किसी भी राजभाषा के, कि प्रत्येक नगर में जो है केंद्रीय कार्यालय जो भी हो, केंद्रीय उपक्रम जो भी हो, कोई नेशनलाइज बैंक हो, इन सब को मिला करके इस समिति का गठन किया जाता है। और जहां ऐसे 10 या अधिक कार्यालय हैं वहां ये समितियां गठित की जाती है। हर नगर में जो है सिटी ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का गठन नहीं होता है। कहाँ होगा? जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस हो, साथ ही साथ कोई केंद्रीय उपक्रम हो और नेशनलाइज बैंकें, इन सबको मिलाकर के 10 या अधिक कार्यालय उस नगर में है, तभी इस समिति का गठन किया जाता है उस नगर में, सिटी में। साथ ही साथ क्या है? इस समिति की बैठक वर्ष में 2 बार होती है। तो मिनिमम वर्ष में 2 बार इसकी बैठक होती है। किसकी? सिटी ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमिटी की। एक लास्ट पॉइंट जो जोड़ा है हमने कि प्रधान कार्यालय, मतलब जो सिटी ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का प्रधान कार्यालय है उसके अलावा भी ये सिटी में इसका गठन होता है छोटे छोटे जगहों पर। कहाँ होता है? अगर कोई भी अधीनस्थ कार्यालय है, स्टेशन है जहां पर कर्मचारी की संख्या 25 या उससे अधिक हो, और अगर एक ऑफिस में 25 नहीं हो रहा है तो दूसरे ऑफिस में मिला करके भी अगर 25 हो जा रहा है तो क्या होगा? इस समिति का गठन किया जाएगा। अगर 25 से कम नहीं है, कम है, तो वहां पर इस तरह का जो है सिटी ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी भी का गठन नहीं किया जाएगा। और ये जो प्रधान कार्यालय के अतिरिक्त जहां पर भी ये लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी बनेगी उसकी बैठक हर तीसरे महीने में आयोजित की जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने कुछ टेक्निकल पॉइंट के साथ राजभाषा की समितियों का रिवीजन किया। आशा करते हैं कि आपकी जानकारी में जरूर कुछ न कुछ एड ऑन हुआ होगा और आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा कि राजभाषा से संबंधित कुछ उल्टे सीधे सवाल भी अगर पूछे जाए तो उसे आप आसानी से एग्जाम में टैकल कर पाएंगे। इसी संदेश के साथ कि आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे, जिंदगी में मस्त होंगे, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।